नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी का सीरीज़ हमारा चल रहा है जिसमें हम कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज उसके अगले चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी का सीरीज़ अगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी सिलेबस में ऐड किया गया है, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को प्राथमिकता दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। इनका जन्म 1927 में ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने मतलब दिनमान पत्रिका थी, उसमें इन्होंने ये उप संपादक के रहे हैं उसमें, ठीक। और पराग के संपादक रहे और पराग पत्रिका का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। ये बात तो आपको बिल्कुल एकदम गांठ बांध देनी है क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। पराग पत्रिका के संपादक आपसे पूछ सकते हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उसके संपादक थे, ठीक। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो 1983 में उनका निधन हुआ। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये इनके क्या है, कविता संग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एलटी और लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो ये रचना वैसे तो सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि अब समूह गाँव में भी आपका एनसीईआरटी का सिलेबस रखा गया है, तो इनकी कोई सी भी रचना आपके पास पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि कोई एक रचना इम्पॉर्टेंट होगी। हर कोई इनकी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई सी भी अब आपके पास उठाकर पूछ ली जा सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ये दो इनके क्या हैं, उपन्यास हैं, ठीक है, यहाँ पर जो दिए हुए हैं। फिर है लड़ाई, इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा है, ठीक है। और बकरी नाटक तो इनका बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा नाटक है बकरी नाटक। कभी आप लोगों को अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो ज़रूर इनका ये बकरी नाटक ज़रूर पढ़िएगा। उस समय की मतलब जो राजनीतिक स्थितियों पर इसने कटाक्ष किया है, एक व्यंग्यात्मक नाटक है ये, ठीक है। तो बकरी नाटक आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर है भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक। बाल साहित्य भी लिखा है इन्होंने, ठीक है, यानी कि बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं ना बच्चों के किताबों में, तो वो भी इन्होंने लिखा है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार यूजीसी नेट का, अगर आप लोग यूजीसी नेट की भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें एक बार ये पूछा गया था कि चर्चे और चरखे किसके लेखों का संग्रह है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जो लेख हैं वो चर्चे और चरखे में संग्रहित है, ठीक है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। खूंटियों पर टंगे लोग। फिर है सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लिए रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है, ठीक है। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि चर्चे और चरखे नाम से वो किस पत्रिका में लिखा करते थे। तो दिनमान पत्रिका में उनके लेख छपा करते थे, ठीक है। फिर है उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो मतलब समाज के जो भी आप देख पा रहे होंगे संघर्ष है, शोषण है, जो मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हताशा, कुंठा, तो इन सब का चित्रण आपको उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा, ठीक। पर इन्होंने यहाँ पर एक पार्ट आपके सिलेबस में रखा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। तो उसका सार यहाँ पर मैंने एक नोट्स के ज़रिए आपको मैं बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के
जीवन, फादर बुल्के का नाम आपने सुना होगा, चित्रांकन किया है। तो फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा उन्होंने ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। तो मतलब जो एक व्यक्ति हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कैसे उनका जो मतलब मोह भंग कह सकते हैं हम कि पढ़ाई की ओर से वो मतलब पढ़ाई को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं और एक क्या बन जाते हैं, पादरी बन जाते हैं वो, ठीक है। तो उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है। फिर भारतीय सभ्यता, भारत से प्रभावित होकर फिर वो भारत आ जाते हैं और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो उस सब का सार उन्होंने इस लेख में यहाँ पे वर्णित किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ लेखक का परिचय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा उनके प्रमुख कार्य जान लेते हैं। प्रमुख कविता संग्रह काट की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये तो हम पढ़ चुके हैं। उपन्यास मैंने बताया पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ठीक है। कहानी है लड़ाई, नाटक है उनका बकरी नाटक, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। और अगर कभी पूछ लिया जाए किस चीज़ पर ये लिखा गया है तो राजनीतिक जीवन पर। राजनीति में मतलब जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने इस पर कटाक्ष किया है, ठीक है। तो राजनीति से संबंधित ये नाटक है। बाल साहित्य मैंने आपको बताया, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक। और लेखक इनके जो लेख संग्रह थे वो चर्चे और चरखे में छपे होते थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि शब्द संपदा हमेशा हर पार्ट की इम्पोर्टेंट होती है, जहाँ से आपके पास प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जहरबाद एक शब्द यहाँ पर आया है। गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा, यानी कि जो फादर कामिल बुल्के हैं ना, उनकी मृत्यु एक फोड़े के कारण हुई थी। तो वो फोड़ा मतलब इतना उनके लिए एक इतना जहरीला साबित हो जाता है कि वो उनकी जान ले लेता है, मतलब कष्ट साध्य था उनके लिए, ठीक है। तो उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। देहरी मतलब होता है दहलीज, निर्लिप्त मतलब आसक्ति रहित या जो लिप्त न हुआ हो, ठीक है। आवेश मतलब जोश। कभी कभी आपको देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछ लिया जा सकता है। कई लोग पूछते हैं ना कि ये इस तरह के शब्द कहाँ से आते हैं, तो ये यहीं से बनते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल जाननी होगी, एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो ना, तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के आपको आंसर मिल जाते हैं। तो जो लिप्त ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्लिप्त कहेंगे, ठीक है। या आसक्ति रहित, तो एक अनेक शब्द है उसके लिए क्या कहेंगे, निर्लिप्त कहेंगे। तो इस तरह की भी आपको मतलब मल्टीपल तरह से आपको सोचना चाहिए, तब जाके आप अपने आंसर तक पहुंचते हो, आपकी सफलता आपके हाथ लगती है, ठीक है। तो ये हो गया। यदि आप हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे हिंदी व्याकरण, जो आपका यूकेपीएससी का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हिंदी भी पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। करंट अफेयर्स भी हमारे यहाँ पर चल रहा है, 1 डे 1 टॉपिक, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, इसके बाद देखो, आवेश का मतलब जोश होता है। रूपांतर किसी वस्तु का बदला हुआ रूप किसी वस्तु का होगा। वास्तु यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही है प्रिंटिंग। अकाट्य मतलब जो कट ना सके, तो यहाँ पे आपको पता चला जो कट ना सके उसे क्या कहेंगे, अकाट्य कहेंगे, है ना। काम विरल का मतलब होता है काम मिलने वाली, काम नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आप ध्यान रखना। कम मिलने वाला, ठीक है, जो मतलब बहुत कम मिलता है उसे कहते हैं विरल। करील मतलब झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा, करील का जो वृक्ष होता है, ठीक है। गौरिक वसन साधुओं द्वारा धारण किया जाने वाला गेरुआ वस्त्र। श्रद्धा नत प्रेम और भक्तियुक्त पूज्य भाव, ठीक है। रगों यानी नसों, अस्तित्व मतलब स्वरूप, चोगा मतलब लंबा ढीला जो वस्त्र जो पादरी लोग आपने देखा होगा पहनते हैं, लंबे वस्त्र, है ना। साक्षी का मतलब होता है गवाह, विटनेस। गोष्ठियाँ मतलब सभाएं। वात्सल्य मतलब ममता का भाव। देह मतलब शरीर। उपेक्षा मतलब ध्यान न देना, है ना, जहाँ पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसे कहते हैं उपेक्षा।
और जहाँ पर ध्यान देते हैं उसे अपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर होता है, ठीक है। अपेक्षा मतलब होता है किसी की बुराई करना या किसी को मतलब कह सकते हैं ना कि इग्नोर करना, इस तरह से उपेक्षा करना। और अपेक्षा का मतलब किसी से उम्मीद करना या किसी की प्रशंसा करना, ठीक। अपेक्षा। अपनत्व मतलब अपनाना। संकरी मतलब कम चौड़ी या पतली। संकल्प मतलब इरादा, ठीक। तो ये था हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में हमने पढ़ा। बाकी यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी चीज़ें जहाँ से इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।